is 1904 to 021, and now we will again do one example and then I will proceed. So example is known as beta function. So the problem is I will solve this problem, so I am calling it as example. Show that beta mn, where mn and n are positive integers, integral 0 to 1 x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx exist if and only if m and n are both positive. Here integer is not used, both positive numbers. So m और n क्या है, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये इंटीग्रल डिफाइन किया गया है बीटा mn इज इक्वल टू दिस। तो हमें शो ये करना है कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा अगर m और n दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो, ठीक है। यानी हमको एक तरह से इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जिस्टेंस या कन्वर्जेंस देखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हम इस बात को प्रूव करते हैं कि कभी एग्जिस्ट करेगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो हियर as you can see in the integral 0 and 1 are only points of infinite discontinuity of fx is equal to x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 on closed interval 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो प्रॉब्लम है, 0 and 1, both are the point of problem. So we will break this integral into two integral by taking one point in between 0 and 1. So let me choose half. So 0 to half is one integral x to the power n minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx plus integral half to 1 x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx. So let me call it I1 and let me call this integral I2. So this is I1 and this is I2. Is it okay? So we have break it into two parts. Now in I1, तो I1 में हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। I1 में क्या है, 0 सिर्फ पॉइंट ऑफ infinite discontinuity है। Here 0 is the only point of infinite discontinuity. 0 is the only point of infinite discontinuity. क्लियर है ये? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कहीं पे? यहाँ पे क्या है, इस रेंज में 0 और हाफ के बीच में है, तो 1 एक प्रॉब्लम वाला पॉइंट था जो कि इस रेंज में है नहीं, इसलिए सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है इस फंक्शन के लिए। तो fx क्या हो गया I1 के लिए? fx जो हो गया हमारा वो हो गया x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1, and we are to take gx some function such that the limit fx
लिमिट कहाँ जाएगी, जीरो, क्योंकि प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, सो एक्स इज गोइंग टूवर्ड जीरो प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स हमको चाहिए, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सो लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट एक्स इज गोइंग टूवर्ड जीरो प्लस एफ एक्स इज एक्स टू द पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन जी एक्स चाहिए हमको ऐसा कि ये लिमिट कुछ इफ पॉसिबल नॉन जीरो आ जाए। तो आप बता सकते हैं जी एक्स क्या लिया जाए। आर वी कनेक्टेड, आर यू एबल Yes. टू हियर मी? बताइए क्या लिया जाए जी एक्स। व्हाट विल बी जी एक्स सो दैट एक्स इज गोइंग टूवर्ड जीरो, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। 1/x। 1/x, x। सिर्फ एक्स। ये ध्यान रखना, ये जो m है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है कि m ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है ना। ये इसमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि m इफ एंड ओनली इफ m एंड n बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो हम लोग देखेंगे कि m पॉजिटिव पे ही एग्जिस्ट करेगा। तो अभी m जो है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, सो m इज ए रियल नंबर, m के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब बताओ gx क्या लिया जाए। देखो इस हिस्से के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, x टू द पावर m माइनस वन के बारे में, और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि m की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है ना। अगर m माइनस वन नेगेटिव हुआ और x जीरो रख देंगे तो फिर इंफिनिट हो जाएगा। सो हम इसी हिस्से को हटा देते हैं। So x to the power m minus 1, let me choose that gx, x to the power m minus 1, it will get cancelled and x is going towards 0, this limit will be 1 which is not equal to 0. So integral 0 to half x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx has same nature मतलब डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस, as integral x to the power m minus 1 half 0 to half dx. But this integral 0 to half 1 over x to the power 1 minus m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this converges if and only if, यहाँ पे if and only if है 1 minus m is less than 1, यही होता है ना कंडीशन। और इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो m इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये जो इंटीग्रल है ये m ग्रेटर देन जीरो पे कन्वर्ज करता है, hence I1 converges, hence I1 converges if and only if m is greater than zero। तो I1 में n की वैल्यू क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट m is greater than zero पे कन्वर्ज कर जाएगा। नाउ सेम कैलकुलेशन वी विल डू फॉर I2। सो चलिए फॉर I2 क्या था हमारा, सो I2 था हाफ से वन और सेम इंटीग्रल। चलिए सो इन I2 सो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे I2 फिर से, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल हाफ टू 1 x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx. Now you can see here 1 is the only point of infinite discontinuity. यहाँ पे कौन पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है, सिर्फ एक पॉइंट है वो है 1। तो हमारे लिए एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया एक्स टू द पावर m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1, and gx we are to choose, and so that this limit
fx upon gx and x is going towards 1 with minus, ये वैल्यू कुछ फाइनाइट लिमिट आ जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एक्स वन की तरफ जाएगा तो वन माइनस एक्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस पूरे वन माइनस एक्स के वाले हिस्से को हम लोग जी एक्स में डाल देते हैं। सो आप देख सकते हैं एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स वन पे लिमिट क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ सिंस इंटीग्रल 1 over 1 minus x to the power 1 minus n dx for half to 1 converges if and only if, कब ये कन्वर्ज करेगा? जब 1 minus n less than 1 होगा और n is greater than 0 होगा। Since this is happening, so I2 converges if and only if n is greater than 0. Is it okay? सो एक के लिए कंडीशन आई एन को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और एक के लिए कंडीशन आई एम को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। हेंस बीटा एम एन converges if and only m is greater than 0 and n is greater than 0. This function is called, this is called beta function. इस फंक्शन का नाम है बीटा फंक्शन। Is it okay? Do you feel any problem at this point? Up to this point, is it okay? Yes, sir. चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आपको डिफाइन करते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल क्या होता है। डिफिनेशन, the improper integral integral a to b f dx is said to be absolutely convergent if integral a to b mod of f dx is convergent। इसका मतलब अगर फंक्शन f पॉजिटिव फंक्शन है तो इंटीग्रल अपने आप कन्वर्जेंट है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इसका मतलब कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव ले, जरूरी नहीं है, कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहेंगे? जब उसके मॉड से जो इंटीग्रल बनेगा वो कन्वर्जेंट हो। सो देयर इज अ रिजल्ट थ्योरम व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव। वो ये कहती है कि अगर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। सो एवरी एब्सोल्युटली convergent integral is convergent। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिंपली इस बात को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल a to b mod f dx converges, converges मतलब एग्जिस्ट करे, implies इंटीग्रल a to b f dx exist। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका कन्वर्स सही नहीं है, इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। हम लोग बाद में देखेंगे इसका एग्जांपल। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग तरह की चीज हो गई।
तो अगर अलग हो गई तो हम लोग एक और डिफिनीशन दे सकते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट की। ए कन्वर्जेंट इंटीग्रल which is not absolutely convergent, not absolutely convergent, is called conditionally convergent integral. कंडीशनली कन्वर्जेंट इंटीग्रल मतलब ऐसा इंटीग्रल जो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट इंटीग्रल का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल सर हाँ यस सर प्लीज। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस है? हाँ कोई इंटीग्रल अगर हम लोग लें, कोई मतलब इंटीग्रल हम लोग जब लें प्रॉपर इंटीग्रल और उसके अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव फंक्शन है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट एक ही चीज है। लेकिन अगर जो फंक्शन अंदर है वो पॉजिटिव फंक्शन नहीं है तो दोनों चीज अलग अलग हो सकता है। तो अगर फंक्शन जो दिया हुआ है उस पे जो इंटीग्रल हम लोग निकाल रहे हैं वो कन्वर्ज कर जाए तो हम बोलेंगे इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अगर उस इंटीग्रल जो दिया हुआ है उस फंक्शन के मॉड पे इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एक बार फिर से देखो डेफिनेशन। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है मॉड वाला फंक्शन। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है, अगर ये कन्वर्ज कर जाए तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्ज कर जाए, यहाँ पे फंक्शन की जगह मॉड फंक्शन ले लिया है यानी पॉजिटिव वैल्यू ले ली है उस फंक्शन की, ठीक है। अगर ये कन्वर्ज कर जाए तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रल दिया हुआ है तो वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट भी है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। एक रिजल्ट है जो ये कहता है कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कोई इंटीग्रल होगा तो वो इंटीग्रल ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक डिफिनेशन दी गई कि अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है यानी उस फंक्शन का मॉड लेने पर वो कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। अभी तक जितना हम लोग ने कंपैरिजन टेस्ट या जो चीजें की हैं उसमें ज्यादातर हमने क्या किया है, हमने ज्यादातर फंक्शन को पॉजिटिव फंक्शन लेके चले, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो हम लोग एग्जाम्पल किए हैं वो सब क्या है, हमारे पॉजिटिव फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो वहां पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों एक ही चीज आएगी। चलिए अब हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू, इज इट ओके, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे उसका सोल्यूशन हुआ यस सर। साइन 1/x अपॉन x टू द पावर p dx, where p is greater than 0, ठीक है। ये एक मान लीजिए इंटीग्रल दिया हुआ है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अगर है तो फिर कहाँ पे किस p की वैल्यू के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। इस इंटीग्रल को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम वाला पॉइंट है वो 0 है, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, x इज इक्वल टू 0 पे आएगी। ये फंक्शन भी डिफाइंड x इज इक्वल टू 0 पे नहीं है और ये फंक्शन नीचे वाला जो है वो भी इंफिनिट
अनबाउंडेड हो रहा है x इक्वल टू 0 पे। सो प्रॉब्लम इज x इक्वल टू 0। दूसरी चीज है, ये जो साइन 1/x की वैल्यू है, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होती रहेगी। अगर इसका आपको ग्राफ याद हो तो ये जो साइन ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है ना, ये वैल्यू ऐसे ऐसे ऐसे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ये लेता रहेगा। ठीक, तो साइन का एक ग्राफ होगा, बट तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम है आपकी x इज इक्वल टू 0। सो हियर x इज इक्वल टू 0 is the only point of infinite discontinuity। ठीक है, एंड अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x अपॉन x टू द पावर p डज नॉट कीप द सेम साइन in any neighborhood of 0। यानी 0 के अराउंड अगर हम कोई भी नेबरहुड में देखेंगे तो फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है एग्जैक्टली पॉजिटिव फंक्शन नहीं है और एग्जैक्टली नेगेटिव फंक्शन भी नहीं है। अच्छा, अब अगर इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो टेस्ट अभी तक देखे हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव फंक्शन के लिए देखे हैं। तो अब चलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर देखें तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू आएगी 1/x टू द पावर p। क्योंकि x टू द पावर p तो इस रेंज में 0 से 1 की रेंज में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव, और साइन 1/x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 आएगी। तो क्या हो रहा है, हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1/x टू द पावर p के। बट ये फंक्शन हमको पता है कि कब कन्वर्ज करता है, 0 से 1 के बीच में dx over x to the power p converges if and only if p is less than 1। तो कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग कह सकते हैं, hence integral 0 to 1 sin 1/x upon x to the power p mod dx converges for p less than 1। सो ये कन्वर्ज करने का मतलब है इंटीग्रल 0 to 1 sin 1/x by x to the power p dx is absolutely convergent for p less than 1। ठीक है, ये इंटीग्रल क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा इस रेंज में। अभी हम लोग बाद में देंगे एग्जांपल कंडीशनली कन्वर्जेंट का। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इन्फिनिट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग जब इन प्रॉपर इंटीग्रल शुरू किए थे तो वहां पे हम लोग दो तरह के इंटीग्रल की बात किए थे। एक तरह का इंटीग्रल था जैसे a टू b है x माइनस a टू द पावर k है dx है, यानी a जो है पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी था या b पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी हो, लेकिन ये जो रेंज थी दोनों a और b ये दोनों फाइनाइट थी। अब हम लोग बात करेंगे इन्फिनिट रेंज ऑफ इंटीग्रल की, यानी जैसे इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी हो या इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू सम नंबर हो b हो, या इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टाइप का हो। अब हम लोग इस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो
इन्फिनिट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन की हम लोग बात करेंगे। इन्फिनिट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जहां पर रेंज खुद इन्फिनिट हो जा रही है। आपने जो भी रीमान इंटीग्रल में देखा होगा वहां पे रेंज क्या रहती है, फाइनाइट रहती है। अब हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं जो कि रेंज इन्फिनिट हो जा रही है। ठीक। सो ऐसे स्थिति में इंटीग्रल का क्या मतलब है ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि अपर लिमिट इन्फिनिट आ रही है, इंटीग्रल इस टाइप का है, ए टू इन्फिनिटिव एफ डी एक्स। इस टाइप के इंटीग्रल का मतलब है ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, और फिर हम लोग लिमिट एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटिव। ठीक है। सो इफ लिमिट एग्जिस्ट, if limit exists and finite, then integral a to infinite f dx is convergent or exist, otherwise हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन हम लोग ने लिया है वो फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ऑन ईच इंटरवल ए टू एक्स। तभी ये इंटीग्रल जो अंदर वाला है, लिमिट से बाहर वाला इंटीग्रल, ये एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो इस इंटीग्रल को एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये इंटीग्रल क्या है, रीमान इंटीग्रल है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन इंटरवल ए टू कैपिटल एक्स फॉर एनी कैपिटल एक्स ग्रेटर देन ए। तब तो हम इस इंटीग्रल के एग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं और फिर लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक। तो इसी तरह से अगर आपका लोअर लिमिट इन्फिनिट हो जाए तो क्या करिएगा, माइनस इन्फिनिटिव टू बी एफ डी एक्स। इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, इसका डिफिनेशन है लिमिट एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ पे भी वही काम करेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी टू एक्स इंटीग्रल एफ एफ एक्स डी एक्स। और सेम सिचुएशन इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, if limit exists and finite, then we say integral minus infinity to b f dx is convergent, otherwise divergent। convergent का मतलब exist करना, otherwise divergent। अदरवाइज इसको डाइवर्जेंट करेंगे। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी ये जो अभी हमने बी नंबर पे डिफाइन किया, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो फंक्शन एफ है वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल कैपिटल एक्स टू बी के अंदर रीमान इंटीग्रेबल है फॉर ऑल कैपिटल एक्स लेस देन बी। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास दोनों लिमिट इंफिनिट आ जाए, यानी एक माइनस इंफिनिटिव और एक प्लस इंफिनिटिव एफ डी एक्स हो, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आप कोई भी इस इंटीग्रल को दो हिस्से में बांट के देखिए, माइनस इंफिनिटिव टू सी एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू इंफिनिटिव एफ डी एक्स एफ एक्स डी एक्स लिखती है। इफ बोथ एग्जिस्ट देन वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है ना। इफ integral minus infinitive to c f dx and integral c to infinitive f dx converges, then we say integral minus infinitive to infinitive f dx converges। अगर ये दोनों इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया तो हम बोलेंगे कि ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है। और ये दोनों इंटीग्रल कन्वर्ज करने की क्या कंडीशन है वो ए और बी पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। सो देयर इज अ थ्योरम
इसका हम लोग प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, जस्ट हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं. ए नेसेसरी and sufficient condition for the convergence of integral a to infinitive f dx, where f is positive function in ax for all x greater than equal to a, is that there exists a positive number m independent of x, such that integral a to x f dx is less than n for all x greater than equal to a. अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है. ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है. ये जो फंक्शन हमने लिया, हमने पॉजिटिव फंक्शन ले लिया. तो सपोज करिए कि ये पॉइंट ए है और ए से लेके इन्फिनिट तक हमने ले लिया इसको. तो ए से लेके मान लीजिए ये एक्स लिया. ए से एक्स के बीच में इस इंटीग्रल का मतलब है रीमान इंटीग्रल. तो फंक्शन का कुछ ग्राफ होगा, मान लीजिए कि फंक्शन का ये ग्राफ आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है. सो ए से एक्स में जब हमने बात किया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए से एक्स के बीच में बात करने का मतलब इस एरिया से है, क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, इसलिए ये एरिया हुआ. अब जब हम एक्स को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या बढ़ रहा है, ये एरिया बढ़ रहा है. ठीक है. तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो ये इंटीग्रल का जो फंक्शन है वो एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा. लेकिन ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, बाउंडेड हम कह दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बाउंडेड है तो क्या होता है, वो अपने जो ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड होता है उस पर कन्वर्ज कर जाता है. तो इसका मतलब ये इंटीग्रल में जैसे ही एक्स को इन्फिनिट की तरफ हम रेंज करेंगे ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा. ठीक है. यही कारण है इस थ्योरम, यही इसका प्रूफ है ये थ्योरम जिसको हम लोग नहीं कर रहे हैं. So necessary and sufficient condition for the convergence of this integral a to infinitive f dx. a to infinitive f dx है क्या, a to limit x is going towards infinitive a to x f dx. और a to x क्या ले रहे हैं हम लोग, a to x में f पॉजिटिव है और ये बाउंडेड है, क्योंकि x को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारा क्या होगा, ये फंक्शन भी इंक्रीज करेगा, ये इंटीग्रल पूरा इंक्रीज करेगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा और ये ऊपर बाउंडेड है इसलिए कन्वर्ज कर जाएगा. So that is the main point in the proof of this theorem, which I am not going to do. तो इसको हम लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी मदद से हम लोग कुछ और रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, जैसे कंपैरिजन टेस्ट हम लोग प्रूव करेंगे. ठीक है. इनफिनिट रेंज ऑफ इंटीग्रल के लिए कंपैरिजन टेस्ट हम लोग प्रूव करेंगे. तो चलिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट स्टेट करते हैं. कंपैरिजन टेस्ट. सर एक चीज डाउट था. हाँ बोलो. सर जैसे इन्फिनिट भी रहे और उसके बाद पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी रहे, जैसे ए टू इन्फिनिटी हम लिए, ए हाँ. पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहेगा, तब फिर कैसे करें? अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे. ठीक है. तो इन्फिनिट रेंज को अगर हम लोग कुछ दो फाइनाइट रेंज चुन लें तो इन्फिनिट रेंज को अवॉइड कर सकते हैं. मान लीजिए किस टाइप की सिचुएशन है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव दिया हुआ है. चलिए यहाँ पे इसको घेर देते हैं और फंक्शन कुछ दिया हुआ है 1/x - 1
dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में 1 भी पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी भी पड़ रहा है और रेंज भी इन्फिनिट है। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे देखिए, एक एक सिचुएशन को हम लोग एक एक बार में हैंडल करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से चले, x इज इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम आ गई, तो मान लीजिए कि माइनस इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू हाफ तक चले गए, 1/x-1 कर दिए, इसको dx कर दिए। फिर क्या किए कि हाफ से चले, 1 पे प्रॉब्लम है तो हाफ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, मान लीजिए हाफ से लेके 2 तक चले गए। ठीक है, और यहाँ पे कर दिए 1/x-1 dx कर दिए, और फिर 2 से इंफिनिट कर दिए, 1/x-1 dx। तो अब हमारे पास इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका है, ये इंटीग्रल हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे सॉल्व हो जाएगा, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का भी तरीका अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग अगर दोनों सिचुएशन पढ़ रही है तो उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना ये। सेकेंड वाला को ब्रेक करना पड़ेगा, हाफ से 1, फिर 1 से 2। हाँ, यहाँ पे और भी कोई रेंज ले सकते हैं, बस उस रेंज के अंदर 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, यस यस, उस एकदम। रेंज के अंदर 1 ले लेना, और जैसे ही हम 1 ले लेंगे हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, यस, थैंक यू। चलिए अब कंपैरिजन टेस्ट में आते हैं। जैसे हम लोग पहले कंपैरिजन टेस्ट किए थे, कंपैरिजन टेस्ट 1 एंड कंपैरिजन टेस्ट 2, तो चलिए पहला कंपैरिजन टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये कंपैरिजन टेस्ट ये है कि इफ f and g are positive bounded and integrable, ठीक है ना, पॉजिटिव बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, and integrable on ax such that fx is less than equal to gx for all x in ax। ये जो हमने यहाँ पे लिया इंटीग्रेबल ऑन ax, तो यहाँ पर भी ये जो कैपिटल एक्स है वो वेरिएबल है ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए पे, और एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू से हमेशा छोटी है, कोई भी ए एक्स इंटरवल अगर हम लेंगे तो उसके अंदर अगर ऐसा हो रहा है, देन फर्स्ट थिंग इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ डी एक्स कन्वर्जेस इफ इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी जी डी एक्स कन्वर्जेस। जैसे पहले था हमारा, अगर बड़ा वाला फंक्शन का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो छोटा वाला फंक्शन का इंटीग्रल भी कन्वर्ज कर जाएगा, और अगर छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज कर जाएगा। इसलिए इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी जी डी एक्स डाइवर्जेस if integral a to infinity f dx diverges। जैसे पहले हम लोग ने किया था उसी तरह से, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। Since f and g are both positive and fx is less than equal to gx for all x in ax,
So this integral a to x f dx is less than equal to integral a to x g dx. ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है हमारी रीमान इंटीग्रल की जो नॉलेज है उससे हो रहा है। ठीक है, इस रेंज में फंक्शन क्या रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब क्या करना है हमको? सिंस इंटीग्रल a to infinitive g dx is convergent, so there exists a positive number m such that integral a to x g dx is less than m for all x greater than equal to a. Hence अगर ये हो गया तो क्या होगा? इंटीग्रल a to x f dx भी लेस देन m हो जाएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, और जैसे ही ऐसा हो गया तो इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। हेंस इंटीग्रल a to infinitive f dx कन्वर्जेस, ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, if integral a to infinitive f dx diverges, then integral a to x f dx is not bounded above, and so integral a to x g dx is not bounded above, क्योंकि ये उससे बड़ा है। Hence integral a to infinitive g dx diverges। जैसे हम लोग, ठीक है, चलिए तो इसको फिर आगे हम लोग करेंगे कल। So one of you please share me the attendance.